नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। जैसा कि हम लोग अब नया क्लास शुरू किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के किताब को पढ़ने का, जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कल हम लोग पढ़ चुके हैं आचार्य शुक्ल जी के बारे में और उसकी भूमिका के बारे में, यानी कि उनके इतिहास ग्रंथ की भूमिका को पढ़ चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के नोट्स हैं और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ यूजीसी नेट क्लियर करने में, क्योंकि ये इतने शॉर्ट तरीके से लिखे गए हैं और इतने अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। अगर ये आप रिवीज़न के तौर पे इसे पढ़िएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि बुक हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में हम लोग को रिवीज़न करना पड़ता है तो पूरे बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस टाइम हमें ऐसे शॉर्ट्स नोट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल को। ठीक है, कल भूमिका पढ़े थे, आज आदिकाल शुरू करते हैं। तो देखिए, आदिकाल जो है इसको शुक्ल जी जो है इसका समय रखे हैं 1050 से लेके 1375 ईस्वी। ठीक है, 1050 से 1375 ईस्वी, और इसे 4 प्रकरणों में बांटे हैं। सबसे पहले हम लोग यही देख रहे हैं कि शुक्ल जी अपने किताब में सबसे पहले 900 वर्षों का इतिहास लिखे हैं। अब इस 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटे हैं, 4 कालखंडों में बांटे हैं, और फिर इस 4 कालखंडों को वो कई प्रकरणों में बांटे हैं। ठीक है, सभी काल को फिर वे कई प्रकरणों में बांटे हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कितने कालों में बांटे हैं और फिर उन कालों के अंतर्गत कितने प्रकरण किए हैं। तो सबसे पहला हम लोग आदिकाल को देख लेते हैं। सबसे पहले आदिकाल का समय 1050 से 1375, ये विक्रम संवत है, ध्यान रखिएगा। आदिकाल को शुक्ल जी 4 प्रकरण में बांटते हैं। प्रकरण यानी कि अध्याय, प्रकरण को हम लोग अध्याय बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकरण 1, 2, 3 और 4 है। प्रकरण 1 में इन्होंने रखा सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रखा है अपभ्रंश काव्य, जिसके अंतर्गत क्या रखा है, सिद्ध, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को। ठीक है, अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। प्रकरण 3 में रखा है देश भाषा काव्य को, जिसमें कि आते हैं राशो साहित्य, और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं रखी है, जिसमें खुसरो और विद्यापति की रचना आते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, दूसरा इन्होंने काल विभाजन जो किया है वो है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल जो है इसका समय अवधि इन्होंने रखा है 1375 से 1700, 1375 से 1700, यानी कि सबसे पहला आदिकाल का रखे हैं 1050 से 1375, फिर रखे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे ये भक्ति काल कहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुक्ल जी जो है नामकरण किस आधार पर किए हैं, तो रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर और प्रसिद्धि के आधार पर, यानी पूर्व मध्यकाल में भक्ति परक रचनाएं अधिक हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं हुई, लेकिन प्रचुरता किसकी थी, तो भक्ति परक रचनाओं की। हम लोग पढ़ेंगे आगे, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, मीरा को, सभी भक्ति परक रचना ही किए हैं। तो इसलिए इस काल का नाम क्या रखे, भक्ति काल। अब इसका समय रखे हैं यहाँ पे 1375 से 1700, ये संवत में है। ठीक है, 1700। अब इसे 6 प्रकरणों में बांटा गया। भक्ति काल को शुक्ल जी 6 प्रकरण में बांटते हैं। क्या सब? प्रकरण 1 में इन्होंने रखा है सामान्य परिचय। हम लोग पीछे भी देखे हैं, आदिकाल में भी प्रकरण 1 में क्या था, सामान्य परिचय। प्रकरण 2 में रखे हैं निर्गुण धारा, प्रकरण 3 में रखे हैं सूफी शाखा, 4 में रखे हैं सगुण धारा राम भक्ति, 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति, और 6 में सगुण धारा
फुटकल धाराएं। यानी कि प्रकरण 1 तो हो गया आपका सामान्य परिचय, 2 और 3 में निर्गुण धारा और सूफी को कवर किए हैं, 4 के अंतर्गत सगुण धारा में राम भक्ति को, 5 के अंतर्गत सगुण धारा में कृष्ण भक्ति को और 6 में सगुण धारा में ही फुटकल रचना को। तो यहाँ से मेरा भक्ति काल क्लियर हुआ। आगे चलते हम लोग उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो है इसको शुक्ल जी क्या बोलते हैं? रीति काल। यानी कि इस काल के अंतर्गत रीति परक रचनाएं जो है वो प्रचुर मात्रा में हुई है। ठीक है, रीति काल की समयावधि है 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900। अब इसे 3 प्रकरणों में बांटा गया। सबसे पहला है सामान्य परिचय। ये शुक्ल जी देखिए हर काल के प्रकरण 1 में सामान्य परिचय अभी तक रख रहे हैं। दूसरे में रीति ग्रंथकार को रखा और तीसरे में रीति काल के अन्य कवि को। यानी हम लोग देख लिए आदि काल को 4 प्रकरण में बांटे, फिर भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटे और रीति काल को 3 प्रकरण में बांटे। ठीक है, आगे चलते हैं आधुनिक काल। ये चौथा है और अंतिम है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है ये इसका समय अगर देखेंगे तो इसका समय शुक्ल जी क्या रखते हैं? इसका समय रखते हैं 1900 से संवत 1900 से हम लोग आगे तक देख लेंगे। ठीक है, 1900 से अब तक। अब देखिए काव्य को अब तक यानी कि जब तक शुक्ल जी वो किताब लिख रहे थे। अब देखिए काव्य को 4 प्रकरण एवं 3 उत्थान काल में विभाजित किए हैं। ठीक है, 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल क्या है आगे देखिए। आधुनिक काव्य का समय क्या माना है? देखिए 443 ईस्वी से मानते हैं, 443 ईस्वी से मानते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है? विक्रम संवत है। अब 1900 में से हम लोग 57 को माइनस करेंगे तो मेरा ईस्वी में निकल जाएगा और यही होगा 1843 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए प्रकरण की बात करें तो प्रकरण 1 में पुरानी धारा रखे हैं। पुरानी धारा यानी कि 1843 से 1868 तक। ठीक है, प्रकरण 2 में नई धारा प्रथम उत्थान काल 1868 से 1893 तक, यानी कि भारतेंदु जी के समय से लेके द्विवेदी युग तक रखे हैं। प्रकरण 3 की बात करेंगे, नई धारा द्वितीय उत्थान काल। इसमें क्या है? 1893 से लेके 1918 तक, यानी कि द्विवेदी युग से लेके छायावाद के प्रारंभिक समय तक। और प्रकरण 4 में नई धारा तृतीय उत्थान काल, छायावाद युग, यहाँ से छायावाद युग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसे 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल में रखे हैं। कहने का यही तात्पर्य है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रकरण में और 3 उत्थान काल, यानी कि प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। यहाँ पे चौथा प्रकरण में कंफ्यूज नहीं करना है। बाकी के 3 प्रकरण, बाकी के तीनों कालों में प्रकरण 1 में शुक्ल जी सामान्य परिचय रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आधुनिक काल में प्रकरण 1 में पुरानी धारा को रखे हैं, जो इसका समय 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी बताया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है आधुनिक गद्य खंड। आधुनिक गद्य खंड जो है इसमें 3 उत्थान काल है। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, आधुनिक काल के पूर्व जो थी वो गद्य की अवस्था जो है इसे 2 प्रकरण में बांटे हैं। पहला है सामान्य परिचय गद्य का विकास और दूसरा है गद्य साहित्य का आविर्भाव। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी जो 3 उत्थान काल लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 उत्थान काल जो लिखे हैं इसे फिर इन्होंने प्रकरणों में बांटा उत्थान काल को। यानी कि प्रथम उत्थान काल के अंतर्गत 3 प्रकरण रखे,
द्वितीय के अंतर्गत 2 प्रकरण रखे और तृतीय के अंतर्गत प्रकरण में नहीं बांटा, तृतीय उत्थान काल को ऐसे ही रखे हैं। तो प्रथम के अंतर्गत है प्रकरण 1, 2 और 3, इसी तरह द्वितीय में है 4 और 5 प्रकरण। तो यहाँ से हम लोग देख लिए क्या, आदिकाल या फिर यहाँ हम लोग देख लिए आज सारे काल विभाजन और यहाँ पे देख लिए प्रकरण। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है, शुक्ल जी सबसे पहले संपूर्ण साहित्य 900 वर्षों के इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में बांटा। ठीक है, सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, आदिकाल को हम लोग याद रखेंगे, शुक्ल जी क्या नाम दिए हैं, तो वीर गाथा काल। ठीक है, फिर तीसरा है आपका भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल है, और चौथा है आधुनिक काल। आगे हम लोग इसके भी विभाजन होंगे, उसे फिर अभी हम लोग देख लिए प्रकरण की बात। तो यहाँ पे अगर देखिएगा आदिकाल का समय क्या माने हैं, आदिकाल का समय माने हैं 1050 से 1375। फिर आता है दूसरा क्या, भक्तिकाल, इसका समय माने हैं क्या, 1375 से 1700। ठीक है, फिर तीसरे में रीतिकाल का माने हैं 1700 विक्रम संवत से 1900। और इसका चौथा है आधुनिक काल, इसका माने हैं 1900 से अब तक। ठीक है, अब हम लोग देख लिए आदिकाल को शुक्ल जी 4 प्रकरण में बांटे हैं, 4 प्रकरण में बांटे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें रीतिकाल की, तो भक्तिकाल को शुक्ल जी कितने प्रकरण में बांटे थे, 6 प्रकरण में। रीतिकाल को 3 प्रकरण में बांटे, और आधुनिक काल को क्या किए, 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल में बांटे हैं। ठीक है, 3 उत्थान काल में। यहाँ पे क्लियर है ये सारी बातें। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। आगे की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आदिकाल प्रकरण 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।